तो चलो हम लोग एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने एक्सपेरिमेंट पे क्या किया था। हमने इस तरीके से बैटरी एलिमिनेटर को AB वायर से इस तरीके से कनेक्ट किया था। ये पोटेंशियोमीटर का सिंप्लीफाइड फॉर्म है। और उसके बाद हमने एक सर्किट में, एक प्राइमरी सर्किट है ये और ये सेकेंडरी सर्किट है, इसमें ड्राई सेल, रेजिस्टेंस बॉक्स और की जोड़े थे। इन दोनों को इस वायर और जॉकी और गैल्वेनोमीटर के थ्रू इस वायर से कनेक्ट किया था, इन दोनों सेकेंडरी और प्राइमरी सर्किट्स को। अब लैब में आमतौर पर 4 वोल्ट पर हम एलिमिनेटर को सेट करते हैं। जो AB वायर है वो कॉन्स्टेंटन या मैग्नेट मटेरियल का बना होता है और 1 मीटर वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है। एटलीस्ट मेरी लैब में जो रेजिस्टेंस वायर है AB, उसका रेजिस्टेंस 1 मीटर वायर का 4 ओम है। तो 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 0.04 यानी 4/100 0.04 ओम होगा। सर्किट को कनेक्ट करने के बाद हमने क्या किया था कि K2 को ओपन रखा था पहली रीडिंग के लिए। मतलब इस सेल का सर्किट टूटा हुआ है, ये सेल कोई भी करंट फ्लो नहीं करा रहा है इस सर्किट में। उसके बाद हमने जॉकी को AB वायर पे चलाया था और जिस पोजीशन पर गैल्वेनोमीटर ने 0 रीड किया था, मतलब इस ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। और अगर इस ब्रांच से कोई करंट आ या जा नहीं रही है तो इस ब्रांच से भी इस और इस सर्किट में कोई करंट आएगी जाएगी नहीं। तो इन दोनों ब्रांचेस में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही थी और इसका मतलब कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम था, इसलिए इससे कोई करंट फ्लो नहीं कर रही थी। उस समय हमने ये लेंथ मेजर कर ली थी और इसको नाम दिया था L1। ठीक है, तो जब सर्किट में ये सेल नहीं था, इट वॉज इन ओपन सर्किट, देन नल डिफ्लेक्शन लेंथ वॉज L1। इसकी वैल्यू हमारी आई थी 37.4 सेंटीमीटर। हम अभी ऑब्जर्वेशन टेबल अपनी देखेंगे। तो एक्चुअली जब ये सेल कोई भी करंट नहीं दे रहा है किसी भी सर्किट में, तो इसके टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके EMF के बराबर होता है। और अगर हम माने कि जो ड्राई सेल है वो फुल्ली चार्ज्ड है तो उसका EMF है 1.5 वोल्ट। तो जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। और ये रीडिंग हमारी आई थी 37.4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने K2 को भी ऑन कर दिया था। जब K2 को ऑन कर दिया तो अब ये सेल करंट फ्लो कराने लगा। जैसे ही ये सेल करंट फ्लो कराने लगा, इसके अंदर एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा जो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा और जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस EMF के बराबर था, वो पोटेंशियल डिफरेंस EMF से IR कम होकर V वोल्ट हो जाएगा। R यानी इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो EMF से रिड्यूस होकर जो पोटेंशियल डिफरेंस बचेगा वो ही अब इस सर्किट को अवेलेबल होगा। तो V इज इक्वल टू E माइनस IR से V पता चलता है कि E से हमेशा कम होगा। तो जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इसके EMF 1.5 वोल्ट से कम हो जाएगा। और इसका मतलब कि अब इन दोनों टर्मिनल्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट से कम होकर V वोल्ट रह गया। तो जब हम नल डिफ्लेक्शन ढूंढेंगे तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट से घटकर जब V वोल्ट के बराबर हो जाएगा, इस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, तब यहाँ से करंट फ्लो करना बंद करेगी। और जिस समय नल डिफ्लेक्शन मिलेगा, यहाँ से कोई करंट इधर नहीं आएगी, यहाँ से कोई करंट इधर से इधर या इधर से इधर नहीं जाएगी। तो ये दोनों ही सर्किट्स में करंट फ्लो करेगा, मगर इनके बीच कोई करंट का ट्रांसफर नहीं होगा। इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर होगा। तो ऑब्वियसली जब पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा तो ये हमें कम लेंथ पर ही नल डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। 1.5 वोल्ट अगर यहाँ मिल रहा था तो 1.5 वोल्ट से कम वोल्टेज यहीं पर मिल जाएगा। और नल डिफ्लेक्शन के लिए जो लेंथ मिलेगी, L2 जो मिलेगी, वो पिछली लेंथ L1 से कम होगी। और ऐसा ही हुआ था। हमारी जो फर्स्ट रीडिंग आई थी जब हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से 1 ओम निकाला था, तो 37.4 से सीधा कम होकर हमें वैल्यू मिली थी
13.3 सेंटीमीटर पर नल डिफ्लेक्शन। इसके बाद इसको थोड़ा सा एनालाइज करें कि जब हम रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो क्या असर होना चाहिए नल डिफ्लेक्शन लेंथ पर। तो देखो, आई की जगह पर हम ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। इसको ई कॉमन लेकर सॉल्व किया तो ये हमारा आ गया, यहाँ पर आपको सॉल्व करने पे आ जाएगा आर अपॉन आर प्लस आर, ठीक है। और जब आर अपॉन आर प्लस आर आएगा, इसको थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं हम, तो इसमें से कैपिटल आर कॉमन ले लो। कैपिटल आर कॉमन लिया तो ये 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर हो गया और आर कैंसिल हो गया। तो एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला मिला जिससे हम सीधे कनेक्ट कर पाएं कि यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा और उससे नल डिफ्लेक्शन लेंथ L2 पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जब R कैंसिल कर दिया तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द ड्राई सेल V will be EMF 1.5 volt upon 1 plus internal resistance upon external resistance R। तो बड़ा सीधा सा कैलकुलेशन है। जब आप रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस बड़ा निकालेंगे, कैपिटल R को बढ़ाएंगे, तो देखो कैपिटल R को बढ़ाएंगे तो R अपॉन कैपिटल R घटेगा, तो 1 प्लस R अपॉन कैपिटल R भी कम होगा, तो E अपॉन दिस रेशियो विल इंक्रीज, यानी V इंक्रीज करेगा जब आप R को इंक्रीज करेंगे। और इसलिए कैपिटल R को जैसे जैसे बढ़ाएंगे, इसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज बढ़ेगा, तो इसके अक्रॉस ज़्यादा लेंथ पर आपको नल डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो हमारे रीडिंग का पैटर्न क्या होगा, R बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल बढ़ेगा, तो L2 बढ़ेगा। और एग्जैक्टली सेम पैटर्न हमको अपनी रीडिंग में दिखा। अब इस बात को समझो कि पैटर्न या ऑब्जर्वेशन का जो ट्रेंड है उस पे मार्क्स असाइंड होते हैं। अगर रेजिस्टेंस बढ़ने पर नल डिफ्लेक्शन लेंथ बढ़नी है तो आपकी रीडिंग में वो ट्रेंड टूटना नहीं चाहिए। इन केस वो ट्रेंड कहीं टूटता है, जैसे यहाँ पर 19.3 आया था 3 ओम पर जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, और 4 ओम पर भी 19.4 सेंटीमीटर आ रहा था। तो फिर हमको ये दोनों रीडिंग्स को वापस चेक करना पड़ा। हमने वापस 3 ओम का निकाल कर इस रीडिंग को फिर से लिया, इस रीडिंग को फिर से लिया, और फिर हमने देखा कि ये ट्रेंड ठीक हो गया। तो जहाँ कहीं भी रीडिंग में ट्रेंड बदले, आपको उन कंफ्यूजिंग रीडिंग्स को दोबारा से लेना होगा। फिर आपको एक्स और वाई क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करनी थी। तो देखो, हमने एक्स और वाई क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट किया है। एक्स का फॉर्मूला भी पेपर में दिया हुआ था और वाई का फॉर्मूला भी पेपर में दिया था। लिखने का तरीका देखो, आप इस कॉलम पर एक्स का फॉर्मूला लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे और फिर वैल्यू सब्सटीट्यूट करके दिखाएंगे कि ये वैल्यू कैसे आई। सिमिलरली वाई का फॉर्मूला, यूनिट, और यहाँ हर रीडिंग में आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करके दिखाएंगे कि आपकी वाई की वैल्यू कैसे आई। इसके बाद हम वाई और एक्स के बीच ग्राफ बनाएंगे। तो हमने पूरे पेपर को ध्यान से पढ़ा, कहीं भी ये रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि ओरिजिन को 0 0 ले। कई बार इससे पहले भी मैंने कई वीडियोस में बताया है कि ग्राफ के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं, जिसमें से पहला रूल ये है कि ग्राफ पेपर का 60% पार्ट कवर हो आपकी ग्राफ लाइन से। मतलब आप जो स्केल लें वो बड़ी लें, जिससे आपका ग्राफ फैलकर ग्राफ पेपर पे आए। सेंसिटिविटी ऑफ द ग्राफ बढ़ती है अगर आपका स्केल बड़ा है तो इसलिए मैंने जब पूरे पेपर को ध्यान से देखा कि कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आप ओरिजिन को 0 0 लें, और ना ही कहीं पर इस तरीके की कोई स्टेटमेंट है कि ग्राफ से ये पर्टिकुलर क्वांटिटी रीड करके लिखो। तो ध्यान करो, 2 केसेस में हमको ओरिजिन 0 0 पर लेना ज़रूरी है। पहला, जब ओरिजिन 0 0 पे कहा गया हो कि लो, और दूसरा, जब कभी ग्राफ से कोई रीडिंग, कोई क्वांटिटी रीड करने को कहें तो आपको हमेशा ओरिजिन को 0 0 पर लेना है। तो ये पॉइंट हम नोट करेंगे। दोनों पॉइंट्स को ध्यान से नोट करके दिमाग में बैठा लो और उसकी इन दोनों रीडिंग्स को ध्यान से देखें। इसकी लोएस्ट वैल्यू 3.33 है और इसकी 17.4। अगर हमें बड़ी स्केल चाहिए तो हमें ग्राफ के ओरिजिन को 0 0 से 3 और 17 पर शिफ्ट कर देना चाहिए। तो मैं ओरिजिन लूँगी 3, 17। तो अब हम लोग अपने ग्राफ पेपर पे चलते हैं।
ऑब्जर्वेशन टेबल में हमने सबसे पहले नल डिफ्लेक्शन लेंथ व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट, क्योंकि ये रीडिंग एक ही बार लेनी थी, इसको यहाँ लिख लिया। ऑब्जर्वेशन टेबल हमारी पूरी रेडी है। हमने ओरिजिन को 3 और 17, एक्स पर 3 और वाई पे 17, यस आप एक्स और वाई पे अलग अलग ओरिजिन वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो एक्स पे 3 और वाई पे 17 लेकर देखो मैंने स्केल को कैसे लिया है। हमारी जो हाईएस्ट रीडिंग है एक्स एक्सिस पे वो 13 से ऊपर है और वाई एक्सिस पे 24 से ऊपर है, लेकिन मैंने 6 रीडिंग्स ली हैं, जबकि पेपर में 5 रीडिंग्स कही गई थी। 6 रीडिंग्स लेने का फ़ायदा क्या है, ये भी आपको समझ आएगा। तो 6 रीडिंग में जो 13.3 थी उस पर यहाँ मुझे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा और वो मैंने किया है। 3, 10 डिवीजन्स आगे 4, 10 डिवीजन्स आगे 1 यूनिट 5, 10 डिवीजन्स के आगे 1 यूनिट 6 एंड सो ऑन। तो 13 मेरा यहाँ ख़त्म हो गया। तो 1 2 3 थोड़ा यहाँ पर हमें अप्रॉक्सीमेशन लेकर 13.3 मिलेगा, बिल्कुल पेज की एज पर। इसी तरह से वाई एक्सिस पे आराम से 24.1 मिल गया। देखो वाई एक्सिस पे मैंने ओरिजिन 16 लिया है, तो 10 डिवीजन्स स्मॉल डिवीजन्स इक्वल टू 1 यूनिट करते हुए हर 10 डिवीजन्स पर मैंने 1 यूनिट बढ़ा दी है, 17, 18, 19 एंड सो ऑन। तो हमको 24, 25 तक वैल्यूज़ आराम से वाई एक्सिस पर मिल गई हैं। ये वो ग्राफ पेपर है जो हमको आईएससी बोर्ड से मिलता है, तो ऑब्वियसली इसके जो स्क्वायर्स हैं उसी के अकॉर्डिंग हमको अपने स्केल को मैनेज करना पड़ेगा। तो ओरिजिन मैंने आपको दिखाया कि मैंने क्या लिया है अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन टेबल। हमने यहाँ पर 13 तक और यहाँ पर एक वाई एक्सिस पर 24, 25 तक लिया है। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि एक्स एक्सिस आपने जो फॉर्मूला यूज़ करके कैलकुलेट किया है और उसकी यूनिट ये यहाँ पर लिखना ज़रूरी है, और ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है ये आपको बताना ज़रूरी है। इसी तरह से देखो वाई एक्सिस पर जो हमने प्लॉट किया है उसको मेंशन करना विद फॉर्मूला ज़रूरी है, और ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है ये बताना ज़रूरी है। अब हम पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए तैयार हैं। आपने देखा कि मैंने बड़ा स्केल लिया है। ओरिजिन बड़ा स्केल लेने के लिए 0 0 से एक्स 3 और 16 पर शिफ्ट कर दी है, और इसके बाद जो सबसे पहली रीडिंग है वो प्लॉट की है। हेल्प स्केल की हेल्प ले लेंगे। यहाँ पर देखो x 13.3 है और y 24.1 है, ठीक है ना। तो देखो 13.3 मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्यूरेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, 13.3 और ये आपका 24.1। तो ये पॉइंट हमारा मिल गया। अब ध्यान करो, ये पॉइंट बहुत फाइन और बहुत शार्प पॉइंट है। दिस इज़ अ वेरी रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर बोर्ड कि ग्राफ पे जो आप पॉइंट बनाओगे वो बहुत फाइन पेंसिल का होना चाहिए और बहुत पॉइंटेड होना चाहिए, बिल्कुल भी बड़ा पॉइंट नहीं बनाना है। तो इस पॉइंट को एज अ 6th रीडिंग, एक्स्ट्रा रीडिंग हम मान लेंगे। अभी आप सारी रीडिंग्स देखो तो आपको समझ आएगा कि बेस्ट फिट लाइन कैसे बनानी है, क्यों 6 रीडिंग्स लेने से हमको फ़ायदा हो रहा है। सेकेंड रीडिंग है 8.25 और 20.9। क्योंकि हम सिर्फ डेसिमल के एक प्लेस तक प्लॉट कर पाएंगे तो 8.3 और 20.9 प्लॉट करेंगे। देखो स्केल की हेल्प से हम 8.3 पर स्केल रखेंगे और फिर 20.9 पर हम यहाँ पर 8.3 और 20.9, ये देखो ये पॉइंट हमको मिल गया। आप ध्यान करोगे, मैं फोकस कर रही हूँ कि मेरा पॉइंट बहुत फाइन पेंसिल से बना हुआ है, और आप ये ध्यान रखोगे कि पॉइंट बिल्कुल भी बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये है 20.9, ये 20 है और ये है 20.9 की वैल्यू, और यहाँ पर हमने ये 8 थी लाइन तो 8.3, तो ये हो गई हमारी 8.3 और 20.9 की रीडिंग। तो पॉइंट के साथ हम इन वैल्यूज़ को प्लॉट करेंगे कि ये वैल्यू हमने यहाँ ली है। अब अगली रीडिंग देखो, 5.8 और 19.9, इन्हें प्लॉट करना है। ये आसानी से हमें कैमरे में मिल रहा है। 5.8 और 19.9, ये आप स्केल की हेल्प से क्रॉस चेक कर लो। 5.8 और 19.9, ठीक है, ये फाइन सा पॉइंट बना दिया। इसके बाद की रीडिंग है हमारी 4.6 और 18.9। ये देखो 4.6
और 18.9 प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट रीडिंग 3.9 एंड 17.9, 3.3 एंड 17.4, 3.9 एंड 17.9, 3.3 एंड 17.4। तो ये हमारी रीडिंग्स प्लॉट हो गई। अब एक लुक रखते हैं हम लोग कि हमारी पॉइंट्स कैसे आ रहे हैं। तो हमारे पॉइंट्स तो बहुत फाइन होने चाहिए, लेकिन उन्हें हम एनसर्कल कर देंगे जिससे कि वो विजिबल हो सके इजीली, क्योंकि पॉइंट एक पर्टिकुलर रीडिंग को हाईलाइट कर रहे हैं, तो वो बहुत ही सेंसिटिवली आपको मार्क करना है। सर्कल कर देने से वो आराम से दिखेंगे। अब आप देखो कि आपके पास 4 ये पॉइंट्स है, 5th ये है और 6th ये पॉइंट है। बेस्ट फिट लाइन का मतलब समझते हैं। रूल ये है कि या तो 5 ऑब्जर्वेशंस में से 3 ऑब्जर्वेशंस आपके लाइन पे पड़े, या आपकी लाइन एवरेज ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करे। मतलब अगर मान लीजिए कि 2 ही ऑब्जर्वेशंस लाइन पे पड़ रहे हैं, तो जो 3 ऑब्जर्वेशंस छूट रहे हैं वो इवनली उस लाइन के दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अब मैंने 6 ऑब्जर्वेशंस लिए। जब हमने रीडिंग देखी तो ध्यान से देखो, ये 4 ऑब्जर्वेशंस एक लाइन पर पड़ रहे हैं, लेकिन ये 2 ऑब्जर्वेशंस जो 1 ओम और 2 ओम के लिए थे, ये आपकी लाइन से काफ़ी डिविएटेड हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों ऑब्जर्वेशंस हमारे करेक्ट नहीं हैं, और हमको वापस इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को लेने का टाइम हो तो हमें ज़रूर इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को फिर से लेना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि टाइम नहीं है, तो बेस्ट फिट लाइन हम कैसे निकालेंगे? हम अपनी स्केल को रख कर कॉम्बिनेशन देखेंगे। अगर मैं ये 2 पॉइंट्स लूँ तो ये 3 एक तरफ छूट रहे हैं। अगर मैं ये 2 पॉइंट्स लूँ तो 2 लेफ्ट और 1 राइट छूट रहा है, लेकिन ये दोनों थोड़ा दूर है और ये लेफ्ट वाला भी थोड़ा सा दूर है। एक तीसरा ऑप्शन और है, ये ऑप्शन हम ले सकते थे, पर अगर हम इन 3 को कनेक्ट करते हैं तो चौथा पॉइंट लाइन के बहुत नज़दीक है, जबकि ये पॉइंट और जो लास्ट पॉइंट है ये छूट जाएंगे। तो बेस्ट फिट या एवरेज जो वैल्यू देगा वो यही लाइन बेस्ट फिट लाइन कहलाएगी। इस लॉजिक को समझने पर आप बेस्ट फिट लाइन को कर पाएंगे। तो हमने इन पॉइंट्स को कनेक्ट किया, ये एवरेज ऑब्जर्वेशन है और ये दोनों पॉइंट्स हमारे डिविएटेड है और सही नहीं है। लेकिन जब मैंने लाइन ड्रॉ की है तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से लेकर लास्ट ऑब्जर्वेशन इसको कवर करते हुए लाइन ड्रॉ की है। काउंसिल का ये ऑब्जर्वेशन था कि बच्चे सारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट को कवर करते हुए लाइन ड्रॉ नहीं करते हैं, तो ये भी गलत है। आपको ध्यान करना है कि लास्ट ऑब्जर्वेशन तक आपकी लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। और ग्राफ पेपर अगर आप ऑब्जर्व करो तो हमारे ग्राफ ने 60% ग्राफ को कवर किया हुआ है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जो हमने स्केल ली थी उसको हमने ग्राफ के टॉप राइट कॉर्नर पर मेंशन किया है। और कैसे मेंशन किया है? 10 स्मॉल डिवीजन्स इक्वल टू 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस, 10 स्मॉल डिवीजन्स इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन वाई एक्सिस। और जो हमारी रीडिंग है, बावजूद इसके कि हमारा ओरिजिन 0 0 नहीं है, हमारी जो स्केल है वो यूनिफॉर्म है। हर 10 डिवीज़न पे 1 यूनिट बढ़ रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी। हालांकि स्केल आप एक्स एक्सिस पर अलग और वाई एक्सिस पे अलग ले सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन पूरे स्केल पे 10 डिवीज़न इक्वल टू 1 यूनिट है। और यहाँ भी पूरे स्केल पे जो रीडिंग लो, जो स्केल लो, वो यूनिफॉर्मली होनी चाहिए। किंक इज नॉट अलाउड, इसको आपको नोट करना होगा। सो वी हैव टू टेक केयर दैट किंक इज नॉट अलाउड, द स्केल शुड बी यूनिफॉर्म ऑन बोथ द एक्सिस। अब नेक्स्ट काम है स्लोप का। तो देखो, इनमें से कोई भी पॉइंट को स्लोप के लिए यूज हम नहीं करेंगे। हम 2 रैंडम पॉइंट्स कंफर्टेबल जो हो, जिनको रीड करना आसान हो, स्केल भी ऐसी सेलेक्ट करेंगे कि उसको रीड करना आसान हो, और पॉइंट्स भी ऐसे लेंगे कि उनको रीड करना आसान हो। तो एक पॉइंट हम ले लेते हैं ये वाला, क्योंकि ये रीड करना आसान है, 4 और 18। और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं इससे डिस्टेंस पर, बहुत पास पास नहीं होने चाहिए पॉइंट्स। तो एक ये पॉइंट लिया और एक ये पॉइंट लिया हमने स्लोप के लिए। इनको सर्कल नहीं करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे।
तो देखो हमने दोनों पॉइंट से वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। पेंसिल बहुत फाइन रखनी है, ये बहुत ध्यान रखना है। ठीक पेंसिल पे तुरंत मार्क्स कटेंगे। और इसके बाद अब हम y2 और y1 और कोरस्पॉन्डिंग x2 और x1 पढ़ेंगे। तो अगर आप x एक्सिस पे फोकस करो तो जो पॉइंट सेलेक्ट किए हैं उनकी कन्वीनियंस ये है कि 9 और 4 ये x2 है और ये x1। दिस इज x2, दिस इज x1। इसी तरह से आप y एक्सिस पर आओ तो जो y1 है दैट इज 18 और y2 देखते हैं कि क्या है। अब स्केल हमने जिस तरह से ली है ये पढ़ना आसान है, 23.1, 23.2। तो y2 हो गया हमारा 23.2। तो अब हम y2 23.2, y1 18, x2 9 और x1 4 स्लोप कैलकुलेट करने के लिए हम तैयार हैं। अब देखते हैं स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले फॉर्मूला लिखिएगा, उसके बाद y2, y1, x2, x1 की वैल्यूज़ फिर कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पर देखो हमने y2 माइनस y1 की यूनिट लिखी है, x2 माइनस x1 की यूनिट लिखी है और फिर इन दोनों से आपको ओम यूनिट मिल रही है। और हमारे एक्सपेरिमेंटल स्टेप्स में लिखा हुआ था कि आप स्लोप को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक कैलकुलेट करें, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक कैलकुलेटेड है। एक रफ वे है कि आप किसी नंबर को बिना डेसिमल को कंसीडर किए किसी नंबर को एक साथ वन गो में बोलिए। जैसे इसे आप पढ़ सकते हैं 104। तो जिन नंबर्स को आप एक गो में पढ़ सकते हैं उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स उस नंबर में है। ये एक रफ ट्रिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स पता करने की। आपको कैलकुलेशन हेडिंग डाल के सेम स्टेप्स और फिर रिजल्ट। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल पर एक बार फिर से ध्यान करो। इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का एक तरीका तो y वर्सेस x ग्राफ है और दूसरा तरीका है कि आप y को x से डिवाइड करें हर सेट के लिए और जो इंटरनल रेजिस्टेंस आए उसकी मीन वैल्यू निकाल लीजिए। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप अगर कैलकुलेट कर रहे हो हर सेट के लिए तो ध्यान करो कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है बल्कि धीमे धीमे इंक्रीज कर रही है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है कि जैसे जैसे सेल यूज होता है इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की इस ट्रेंड को इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम समझ सकते हैं कि जैसे जैसे सेल का यूज बढ़ता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इंक्रीज होता है, वो सेल के लिए कांस्टेंट नहीं होता। इसके अलावा टेम्परेचर बढ़ने पर भी इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता है। और भी कई फैक्टर्स हैं जिन पर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो ये एक्सपेरिमेंट इंटरनल रेजिस्टेंस के लगभग सारे एस्पेक्ट्स को टच करते हुए हमको एक वाइड ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन्स देता है।